वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो सेवेंथ चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सेवेंथ चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और माइक्रोब्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके कुछ मेन फीचर्स देखे थे और हमने देखा था कि माइक्रोब्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें पता चला था हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में भी उन्हें यूज कर सकते हैं, योगर्ट से भी कुछ प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं माइक्रोब्स को यूज करके, बटर भी हम माइक्रोब्स को यूज करके बना सकते हैं और चीज को भी हम माइक्रोब्स को यूज करके बना सकते हैं। तो ये सब हमने देखा था और हमने समझा था कि किस तरह से माइक्रोब्स का अलग अलग रोल है हमारे फूड प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स देखेंगे। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हमारे यूजफुल बैक्टीरियाज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हमारे यूजफुल बैक्टीरियाज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे स्टूडेंट्स। ये याद रखना। तो ये कैसे काम कर रहा है? एक टाइप से मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एक टाइप से मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। दिस आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक्स किससे बने रहते हैं? ये भी मिल्क से ही बने होते हैं स्टूडेंट्स। किससे बने रहते हैं? मिल्क से बने रहते हैं। और इनमें क्या रहता है? एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं। उनमें जिंदा बैक्टीरिया रहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे अंदर जाएंगे और हमारे अंदर के यूजफुल बैक्टीरियाज को वो स्टिमुलेट करेंगे, उन्हें बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, उनका अमाउंट बढ़ाएंगे हमारे। तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स में रहते हैं स्टूडेंट्स? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केशियाई, बाइफोडो बैक्टीरियम बाइफिडम। तो ये सब बैक्टीरिया के नाम है। ये आपको अपने बुक में नोट करना है। उसके आगे एरो करके उनका फंक्शंस लिखना है, उनका काम क्या है वो लिखना है आपको। These microbes maintain the balance of intestinal microorganism, that is increase the population of microbes helping the digestion and decrease the population of harmful microbes, example Clostridium। तो मैंने आपको पहले बोला था स्टूडेंट्स, ये जो प्रोबायोटिक्स है उनमें क्या रहता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? हमारे अंदर के यूजफुल बैक्टीरिया, हमारे अंदर के जो इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या करेगा? उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ाएगा। और जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, जो पैथोजोन्स है हमारे बॉडी में, जो हमें हार्म करते हैं, जो हमें फीवर लाते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम एक टाइप का बैक्टीरिया, उन्हें क्या करेंगे? वो उन्हें डिक्रीज कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? उन्हें डिक्रीज कर देंगे। Probiotic products are available in various forms like yogurt, kefir, sauerkraut, dark chocolate, miso soup, pickles, oil, corn syrup, artificial sweetener, microalgae में टाइप है सी फूड लाइक स्पिरुलिना, कॉलेरा, ब्लू ग्रीन algae एक्सेट्रा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो प्रोबायोटिक है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि योगर्ट, दही में भी प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। केफिर, केफिर में भी प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होंगे। सौवरक्रॉट, सौवरक्रॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैबेज का अचार, पत्ते गोभी का अचार स्टूडेंट्स। डार्क चॉकलेट, मिजो सूप, मिजो सूप एक जापानीज सूप होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है मिजो सूप। पिकल्स अचार, ऑयल्स तेल, कॉर्न सिरप मक्के का बना हुआ सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सक्रीन हो गया स्टूडेंट्स। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी एक टाइप के प्रोबायोटिक्स। माइक्रो अलगे, माइक्रो अलगे में कौन कौन से आएंगे? स्पिरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन अलगे। ये सब अलगे क्या है? हमें यूजफुल है स्टूडेंट्स, ये हमें हार्म नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। ये सब हमें प्रोबायोटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। Why the probiotics, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, why the probiotics have developed much importance in the recent day। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि कुछ दिन से प्रोबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ क्यों गया है स्टूडेंट्स। तो सिंपल है, ये हमारे अंदर के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार रहा है और यूजफुल बैक्टीरिया को बढ़ा रहा है, तो इसका यूज भी ज़्यादा होगा, इसका डिमांड भी बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स। इसलिए प्रोबायोटिक्स का यूज हमारे रिसेंट डेज में बढ़ गया, इसका इंपॉर्टेंस हमारे रिसेंट डेज में बढ़ गया है स्टूडेंट्स। These products form the colonies of useful microbes in alimentary canal and control other microbes and their metabolic activities, improve resistance and lower the ill effect of harmful substances
फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब प्रोबायोटिक का सामने आ रहा है और क्या क्या काम है स्टूडेंट्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या करेंगे, यूजफुल माइक्रोब्स की कॉलोनीज बनाएंगे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में, तो उनकी उधर क्या बनाएंगे, यूजफुल माइक्रोब्स की कॉलोनी में, और जो दूसरे बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट है उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। और क्या करेंगे, हमें फीवर से, हमें किसी भी बीमारी से वो रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करेंगे कि हम बीमार ना हो जल्दी। क्या करें, हम बीमार ना हो जल्दी हार्मफुल बैक्टीरिया से। और जो भी चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो दूसरे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उनके वजह से कुछ हार्मफुल टॉक्सिक भी बन जाता है जो हमें हार्म करता है, तो वो उन्हें भी क्या करेगा, उन्हें भी वो किल कर देगा स्टूडेंट्स। क्या करेगा, उन्हें भी वो किल कर देगा। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव। तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं स्टूडेंट्स, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो यूजफुल माइक्रोब्स जो हमारे अंदर के रहते हैं क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। बट जब आप प्रोबायोटिक लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ एंटीबायोटिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एंटीबायोटिक मतलब होता है स्टूडेंट्स जो भी बैक्टीरिया को किल कर दे। अब हमारे अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं वो भी किल होते होंगे ना स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक की वजह से, तो उस टाइम पे वो यूजफुल माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी के इनएक्टिव हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक क्या कर देता है, उन्हें एक्टिव कर देता है। नाउअडेज प्रोबायोटिक आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो प्रोबायोटिक्स है वो डायरिया को भी ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है, और पोल्ट्री मतलब जो पोल्ट्री फार्म्स में जो जानवर होते हैं उन्हें भी वो ट्रीट करने में यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं ब्रेड बनाने में क्या यूज है माइक्रोब्स का। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, सबको मालूम है, सीरियल्स के आटों से बनता है। किससे बनता है, अलग अलग टाइप के सीरियल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टाइप के दाल्स हो गए, बहुत सारे टाइप के सीरियल्स हो गए, उनसे, उनके आटे से हम ब्रेड्स को बनाते हैं स्टूडेंट्स। डव इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ बेकर्स ईस्ट। तो डव मतलब होता है आटे को हम जब सान देते हैं तो उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, ईस्ट मिक्स करते हैं। ईस्ट भी एक टाइप का माइक्रोब है स्टूडेंट्स। क्या है, एक टाइप का माइक्रोब्स है जिसे हम क्या, उसका नाम क्या है उस ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया। ये हम मिक्स करते हैं उन फ्लोर के साथ, उन फ्लोर के साथ वो मिक्स किया जाता है, इन फ्लोर के साथ वो मिक्स किया जाता है जब हम ब्रेड बनाते हैं। और क्या क्या मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया जाता है, सॉल्ट मिक्स किया जाता है, एंड नेसेसरी मटेरियल विद द फ्लोर। और जो भी चीजें यूज होती है ब्रेड बनाने में वो यूज किया जाता है इस ईस्ट के साथ। क्या नाम है इसका, सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया। ब्रेड बनाने में हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय ईस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन का असली मतलब मैं आपको बताने चाह रहा हूं। फर्मेंटेशन क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल है जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स। इसे क्या करेगा, CO2 में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल बनेगा। उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल बनेगा। ये कैसे होगा, जो ईस्ट है स्टूडेंट्स, जो ईस्ट है वो इसके वजह से होगा। ये ईस्ट क्या करेगा, इसे फर्मेंट करेगा। फर्मेंट करने का असली मतलब आपको बता देता हूँ। फर्मेंट करने का असली मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना बाय यूजिंग माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स याद रखना है, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे। क्या करके, बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स का यूज करके। उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन हो। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मैंने आपको C6H12O6 मॉलिक्यूल दिखाया उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। वो क्या करेगा, वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। डव राइजेस अप ड्यू टू CO2 एंड ब्रेड बिकम स्पॉन्जी। और क्या हो जाएगा, जो आटा है हमारा, जो हमने सान के रखा है, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें CO2
गैस फील हो जाएगी और वो ब्रेड कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पॉन्जी होगा। इसलिए आपने देखा होगा जब आप इडली सुबह सुबह जब आप इडली को पीस के शाम को रखते हैं स्टूडेंट्स, सो क्या होता है रात भर में वो इडली का जो पहले आप पीस के रखते हैं तो वो इतना रहता है, सुबह वो इतना हो जाता है स्टूडेंट्स। सो क्यों होता है स्टूडेंट्स, उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है CO2 फॉर्म होने लगता है। CO2 गैस है तो वो क्या करेगा, इसमें इसको स्पॉन्जी बना देगा। क्या करेगा, इसे वो स्पॉन्जी बना देगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से फर्मेंटेशन का वो प्रोसेस करता है, जो क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया ईस्ट का एक फॉर्म है स्टूडेंट्स। कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। तो ये ईस्ट कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, बेकरीज में यूज होता है। इट इज अवेलेबल इन ड्राई ग्रैनुलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज। और घर के लिए ये कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, ये ना ग्रेन्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब छोटे छोटे दाने में ये हमें मिल सकता है ईस्ट, जब हमें घर पे कुछ बनाना होगा तो स्टूडेंट्स। ईस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉर कमर्शियल यूज कंटेन्स वेरियस यूजफुल कंटेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब बड़े अमाउंट में हम कुछ मिलाते हैं तो उसके लिए भी एक अलग ईस्ट मिलता है जिसमें यूजफुल चीज़ें रहती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें ईस्ट के साथ मिला के मिलती हैं स्टूडेंट्स। जब हम कंपनीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में जब वो बड़े अमाउंट में बनता है स्टूडेंट्स, तब ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव। तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट हम ईस्ट को यूज करके बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, और भी न्यूट्रिशंस भरा हो जाएगा, और भी उनमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, आपको पता ही है विनेगर क्या होता है, सोया सॉस आपको पता ही है क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब क्या होता है, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो आपको पता ही होगा क्या होता है, चाइनीज वगैरह में हम डालते हैं उसे टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है, उसका नाम वो क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट स्टूडेंट्स। दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंट पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो ये सब कैसे बनता है, ये सब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से होता है, माइक्रोब्स से इन्हें फर्मेंट करके बनाया जाता है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे विनेगर। विनेगर कैसे बनता है, माइक्रोब्स को यूज करके स्टूडेंट्स। विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सोर टेस्ट to food material and for preservation of pickles, sauce, ketchup, chutneys etc. Chemically vinegar is 4% acetic acid. So अब यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट्स क्या होता है। तो विनेगर हर एक कंट्री में यूज होता है। क्यों यूज होता है, ताकि हम हमारे फूड में थोड़ा सा खट्टापन ला सके। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम खट्टापन ला सकते हैं। और किस लिए विनेगर यूज होता है, विनेगर अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, सॉस को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, केचप्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, और चटनीज को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो केमिकली विनेगर क्या है स्टूडेंट्स, केमिकली विनेगर है 4% ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH। मतलब अगर इसमें मैं 100 ml विनेगर लेता हूँ, इसमें क्या लेता हूँ 100 ml, जिसे हम विनेगर बोल रहे हैं वो लेता हूँ, 100 ml विनेगर ले रहा हूँ, तो इसमें से क्या होगा, 4 ml क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, और बचा हुआ क्या होगा, 96 ml पानी होगा स्टूडेंट्स, वाटर होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट्स, केमिकली विनेगर इज 4% ऑफ एसिटिक एसिड। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज obtained by fermentation of carbon compound like fruit juices, maple syrup, sugar molasses, starch of roots with the help of yeast Saccharomyces। तो इथेनॉल मिलता है हमें। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इथेनॉल बन रहा है। तो हम उस इथेनॉल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इथेनॉल की अल्कोहल एक टाइप का क्या है, इथेनॉल अल्कोहल है स्टूडेंट्स। सो वो भी हमें मिलता है जब हम क्या करेंगे, जब हम फर्मेंट करेंगे किसे, फ्रूट जूसेस को। किसे फर्मेंट करेंगे, फ्रूट जूसेस को, मैपल सिरप को। मैपल एक टाइप का फ्रूट है, उससे अगर हम फर्मेंट करेंगे तो हमें वो इथेनॉल मिलेगा। शुगर मोलासेस, शुगर मोलासेस क्या होता है, जब आप गुड़ बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, जब आप गुड़ सबने खाया होगा स्टूडेंट्स, ब्राउन कलर का होता है, अगर आप उसे गर्म करते तो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, शुगर मोलासेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुगर मोलासेस बोलेंगे स्टूडेंट्स।
और स्टार्च ऑफ द रूट, और रूट्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, अगर हम इन सब चीज़ों को फर्मेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेशिया, तब हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक टाइप का एल्कोहल है स्टूडेंट्स, याद रखना है। तो विनेगर आपने सबके घर में यूज किया ही होगा विनेगर, तो ये विनेगर का एक फोटो है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एसिडोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर इज मिक्स्ड विथ इथेनॉल फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। सो अब क्या कर रहे हैं, जो इथेनॉल हमको मिला है स्टूडेंट्स, उसके साथ हम क्या मिलाएंगे, उसके साथ हम थोड़े थोड़े बैक्टीरिया मिलाएंगे। कौन कौन से, एसिडोबैक्टर मिलाएंगे और ग्लूकानोबैक्टर मिलाएंगे इथेनॉल के साथ, और वो क्या करेंगे, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करेंगे। वो इथेनॉल को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। क्या करेंगे, इथेनॉल को डिग्रेड करेंगे। एसिटिक एसिड एंड other byproducts are obtained through it. Acetic acid is separated from mixture by rarefaction. Acetic acid is bleached with the help of potassium फेरोसाइनेट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम उस इथेनॉल को निकालेंगे, उसमें ये सब माइक्रोब्स डालेंगे, एसिडोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर। तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे एसिटिक एसिड बनेगा। वो माइक्रोब्स डालने के बाद क्या होगा, इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनेगा, और एसिटिक एसिड के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, और उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। एसिटिक एसिड को हम सेपरेट कर लेंगे और उन प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। कौन से मेथड से, रेयरफेक्शन मेथड से। रेयरफेक्शन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, रेयरफेक्शन मेथड होता है, हम एक कैलकुलेशन करते हैं, इनमें क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड उसमें है और कितना अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स होगा स्टूडेंट्स। इन बैक्टीरियाज की स्टडी करने के बाद हम उनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि इन्होंने कितने अमाउंट इथेनॉल को एसिटिक एसिड में चेंज किया है और अदर प्रोडक्ट्स में चेंज किया है। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके एसिटिक एसिड को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स। एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब क्या होगा, एसिटिक एसिड को क्या करेंगे हम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बाद साइनाइड्स के साथ क्या करेंगे, उसे मिला के रख देंगे। देन इट इज पेस्चुराइड फाइनली, और उसके बाद उसे क्या करेंगे, पेस्चुराइजेशन प्रोसेस से गुजारेंगे। या तो हम उसे हीट करेंगे या तो हम उसे फ्रीजर में रखेंगे स्टूडेंट्स, पेस्चुराइज करने के लिए। फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 गैस इज मिक्स्ड टू प्रोड्यूस विनेगर। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे। क्या करेंगे, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, विनेगर प्रोड्यूस कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे विनेगर प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग माइक्रोब्स को यूज करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहे। देखो यहाँ पे जो चीज हम फेंकने वाले थे, इथेनॉल को फेंकने वाले थे, फिर से हमने माइक्रोब्स के मिला के इथेनॉल में फिर से हमने विनेगर को बना लिया है स्टूडेंट्स। Soya sauce is produced by fermentation of mixture of flour of wheat or rice and soybean with the help of fungus Aspergillus oryzae। तो सोया सॉस कैसे बनता है स्टूडेंट्स, सोया सॉस बनता है अगर हम राइस, व्हीट या सोयाबीन के आटे को फर्मेंट करते हैं। किसके साथ, उसमें एस्पेरजिलस ओरिजे फंगस मिलाएंगे। एस्पेरजिलस ओरिजे क्या है, फंगस का नाम है। अगर हम इन फंगस को इनके आटे के साथ मिलाते, कौन से, व्हीट के, राइस के या सोयाबीन के आटे के साथ मिला के फर्मेंट करते हैं, तब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तब सोया सॉस बनता है। क्या होता है, जब सोया सॉस बनेगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस, मतलब पानी को छोड़ के आप जो भी चीजें पीते हैं स्टूडेंट्स, पानी को छोड़ के आप जितने भी चीजें पिएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बिवरेजेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं बिवरेजेस, याद रखना है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के बिवरेजेस में कौन कौन से माइक्रोब्स को हम यूज करने वाले हैं। तो पहले तो हम फ्रूट लेंगे, कोई भी बिवरेज बनाने के लिए पहले हम एक फ्रूट लेंगे। तो कैफिया अरेबिक की क्या लेंगे, कैफिया अरेबिका लेंगे। कैफिया अरेबिका साइंटिफिक नाम है कॉफी का। क्या नाम है, साइंटिफिक नाम है कॉफी का, कैफिया अरेबिका। तो इसके साथ हम क्या मिक्स करेंगे, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं हम इसके लिए, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। अब लैक्टोबैसिलस ब्रेविस क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसके सीड को और फ्रूट को अलग करेगा। अभी देखो ये कॉफी का सीड है और ये कॉफी का फ्रूट है स्टूडेंट्स, उसे क्या करेगा, ये अलग कर देगा। ये क्या करेगा, ये माइक्रोब्स उसे क्या करेगा, अलग करेगा।
और हम उसे क्या बनाते, कॉफी बनाएंगे। कॉफी का सीड यूज करके क्या बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे। तो इस तरह से हम कॉफी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड फ्रूट क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ। क्या नाम है, थियोब्रोमा कोकोआ। तो थियोब्रोमा कोकोआ साइंटिफिक नेम है कोकोआ सीड्स का। किसका नेम है, कोकोआ सीड्स चॉकलेट्स बनाने में यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका साइंटिफिक नेम है थियोब्रोमा कोकोआ। तो इसके साथ हम कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कैंडिडा, हेंसियोनेला, पिचिया, सैक्रोमाइसिस, ये सब टाइप्स है माइक्रोब्स के, इन जो हम कोकोआ के साथ यूज करेंगे। और ये क्या करेंगे, ये सेपरेट करेंगे सीड्स और फ्रूट को। अभी ये बाहर का क्या है, ये फ्रूट है स्टूडेंट्स, और अंदर क्या रहेंगे, सीड्स। तो ये क्या करेंगे, उन्हें अलग करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स उन्हें अलग करने का। और हमें क्या मिलेगा, कोकोआ से बना हुआ बिवरेज मिलेगा। कोकोआ से बना हुआ क्या मिलेगा, बिवरेजेस मिलेंगे हमें। ग्रेप्स, अब हम फ्रूट लेंगे, ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर के साथ हम कौन सा माइक्रोब्स मिलाएंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। फर्मेंटेशन ऑफ जूस, अब ये क्या करेगा, जो ग्रेप्स लिए हैं हमने उसको क्या, उसके जूस को क्या करेगा, फर्मेंट करेगा। क्या करेगा, फर्मेंट करेगा। और जब हम ग्रेप्स के जूस को फर्मेंट कर देते हैं तो हमें मिलता है वाइन स्टूडेंट्स। क्या मिलता है, हमें मिलता है वाइन। अब हम लेंगे एप्पल। एप्पल लेने के बाद क्या होगा, उसके साथ हम क्या मिलेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। एप्पल जूस के साथ हम क्या मिलेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया क्या करेगा, एप्पल जूस को फर्मेंट करेगा और हमें क्या मिलेगा, सीडर। सीडर एक टाइप का विनेगर है स्टूडेंट्स। क्या है, सीडर एक टाइप का विनेगर है, एप्पल विनेगर बोलते हैं जिसे हम। तो इन सब चीजों के प्रोडक्शंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इतने सारे माइक्रोब्स के लिए, इतने सारे माइक्रोब्स को हम यूज कर सकते हैं ये सब चीजें बनाने के लिए स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं माइक्रोबियल इंजाइम्स। माइक्रोब्स को यूज करके हम इंजाइम्स किस तरह से बना सकते हैं। इंजाइम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंजाइम्स होता है एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं हमारे बॉडी में। मतलब हमारे बॉडी में एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे अंदर के जो प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस को फास्ट करेंगे। क्या करेंगे, एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन्हें क्या करेंगे, वो फास्ट करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, उनका रेट बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे उसका। तो एंजाइम्स का काम ये होता है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स को यूज करके हम एंजाइम्स बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। किस तरह से माइक्रोब्स को यूज करके हम वो एंजाइम बनाएंगे स्टूडेंट्स। नाउअडे इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, क्या अब हम किसी और केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम माइक्रोब से बने हुए एंजाइम्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइक्रोब से बने हुए एंजाइम्स का यूज करते हैं। कहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री। अभी जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो केमिकल से बने हुए कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो महंगे होंगे। क्या होंगे, वो महंगे होंगे स्टूडेंट्स। ये महंगे हैं, इसलिए हम उनके जगह पे अब क्या यूज करने लगे, माइक्रोब से बने हुए एंजाइम्स। और काम दोनों का एक ही होगा स्टूडेंट्स, बट ये क्या होगा, महंगा होगा, ये सस्ता होगा। तो इससे फायदा मिल रहा है ना हमें, माइक्रोब से देखो फायदा मिल रहा है हमें। तो इसे हम कहाँ यूज करेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, जहां पे केमिकल प्रोसेस अगर फास्ट होंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। दिस एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, pH and pressure, due to which energy is saved and erosion proof instruments are also not necessary students। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एंजाइम्स लो टेम्परेचर में भी एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स, लो प्रेशर में भी एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स, लो पीएच में भी एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स, एसिडिक नेचर में भी ये एक्टिव होने वाले। तो देखो कितने फायदे हो रहे हैं। ये जो केमिकल कैटलिस्ट होता है, इन्हें एक हमें इन्वायरमेंट देना पड़ता है कि इतना ही टेम्परेचर लगेगा, इतना ही पीएच लगेगा, इतना ही। पर जो ये एंजाइम है, जो माइक्रोब से बने हुए, वो लो टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, लोग कोई भी पीएच में भी रह सकते हैं, कोई भी प्रेशर में भी ये एंजाइम काम करने वाले हैं। जिसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, हमारी एनर्जी बच रही है ना स्टूडेंट्स। अभी अगर केमिकल के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती थी ना स्टूडेंट्स, उतना एनर्जी हमें देना पड़ता था। तो वो एनर्जी बच रही है, एनर्जी बच रही मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना स्टूडेंट्स।
एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अब जब हम केमिकल्स यूज करते थे स्टूडेंट्स, तो जिस मटेरियल पे हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसका इरोजन होता था, वो मटेरियल ना घिसने लगता था, थोड़ा थोड़ा वो घिस घिस के खत्म हो जाता था। बट अब हम इंजाइम्स यूज कर रहे हैं तो ये इंजाइम्स कोई भी मटेरियल का इरोजन नहीं करेगा, तो हमें इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब से बने हुए इंजाइम्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं? माइक्रोब से बने हुए इंजाइम्स हम यूज करने वाले हैं इधर पे। Enzymes carry out specific processes, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized। अब enzyme क्या करते हैं? स्पेसिफिक प्रोसेस करते हैं। स्पेसिफिक मतलब वो एक चीज ही बनाएंगे स्टूडेंट, ज्यादा नहीं बनाएंगे। अगर हमने उन्हें ग्लूकोज बनाने के लिए रखा है स्टूडेंट्स, तो वो सिर्फ ग्लूकोज ही बनाएंगे वो सिर्फ, ना कि वो दूसरे एलिमेंट। अगर हम किसी केमिकल का यूज करते हैं ग्लूकोज बनाए, तो ग्लूकोज के साथ हो सकता है कि कुछ और एलिमेंट्स भी बन जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाए। तो ये नहीं होगा जब हम माइक्रोबियल इंजाइम्स को यूज करेंगे, माइक्रोब से बने हुए इंजाइम्स को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट मतलब उसके साथ कोई बिना काम का कोई चीज नहीं बनेगा, जो चाहिए हमें वही बनेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक होंगे। ये एंजाइम क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। ये एंजाइम क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। इसलिए इससे दूसरे बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो हम इसमें प्यूरिफिकेशन का भी खर्चा बचने वाला है हमारा। क्या होगा? प्यूरिफिकेशन का भी खर्चा बचेगा। अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, हमें जो मॉलिक्यूल्स चाहिए उनके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर दूसरे मॉलिक्यूल बनते थे तो हमें क्या करना पड़ता था? उन्हें अलग करना पड़ता था, उन्हें सेपरेट करना पड़ता था। बट यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोबियल इंजाइम्स को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है हमें माइक्रोबियल इंजाइम्स को यूज करने में। अब देखते हैं आगे। In case of microbial enzymatic reaction, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स? जो माइक्रोबियल इंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रोबियल इंजाइम्स होते हैं, उनमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट हमें नहीं हटाना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? उनमें हमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालना नहीं पड़ता है, एलिमिनेट नहीं करना पड़ता है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट को हमें डिकम्पोज नहीं करना पड़ता है। और ये एंजाइम्स हमें रिएक्शन के बाद फिर से मिलते हैं, और हमें फिर से ये एंजाइम्स क्या करेंगे? फिर से ये एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं। तो ये एंजाइम देखो बार बार हम यूज भी कर सकते हैं। अगर हमने केमिकल एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद हम ये केमिकल फिर से नहीं यूज कर पाएंगे, हमें नया केमिकल खरीद के फिर से यूज करना पड़े। बट ये जो एंजाइम्स है वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा और प्रॉफिट बढ़ गया स्टूडेंट्स। देखिए कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है हमें माइक्रोब्स यूज करने के बाद स्टूडेंट्स। तो माइक्रोब्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। कुछ एंजाइम्स क्या? इको फ्रेंडली मतलब थोड़ा भी वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे इन्वायरमेंट में। क्या करेंगे? थोड़ा भी वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। Some examples of microbial enzymes are oxidoreductase, transferase, hydrolysis, lyase, isomerase, ligases etc। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम है जो माइक्रोब से बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेस। नोट करना है आपको कि ये माइक्रोबियल एंजाइम्स माइक्रोब्स कौन कौन से एंजाइम्स बना रहे हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलिसिस, लाइसेसिस, आइसोमरेसिस, लाइगेसिस, ये एंजाइम्स के नाम हैं स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है कौन कौन से एंजाइम्स हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है। सो process of dirt muck removal occurs at low temperature due to mixing of enzymes with detergent students। So low temperature में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कपड़ों में से डर्ट वगैरह नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकलता है एक्चुअली। मक मतलब होता है डर्टनेस, वेस्ट मैटर होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो वो कपड़ों में से नहीं निकलता जब लो टेम्परेचर में होता है। बट जब हम इंजाइम्स यूज करेंगे डिटर्जेंट्स के साथ,
क्या करेंगे, डिटर्जेंट के साथ जब हम इंजाइम यूज करेंगे, देखो डिटर्जेंट क्या करता है ना, ये डर्ट के साथ ना मिलके ना निकल जाता है, पर कब, जब हमारा टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो थोड़ा सा। याद रखना स्टूडेंट, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है ना तो रिएक्शंस ज्यादा फास्ट होते हैं, पर लो टेम्परेचर में, जहां पे जो एरिया में लो टेम्परेचर होता है वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर हम डिटर्जेंट भी यूज किए तो भी हमारे कपड़े नहीं साफ हो पाएंगे, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, इंजाइम्स के साथ उस डिटर्जेंट्स को यूज करेंगे। और इंजाइम क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे, रिएक्शन रेट को क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे। जो डिटर्जेंट मिलके बना रहा है डर्ट के साथ, उस रिएक्शन को क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे, और डिटर्जेंट क्या करेगा, साफ कर देगा उसे। तो हम इसे साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्नफ्लोर बाय एक्शन ऑफ enzyme obtained from bacilli and streptomyces। अब हम यहाँ पे ग्लूकोज का सिरप और फ्रक्टोज का सिरप भी बना सकते हैं जब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर में इंजाइम्स डालेंगे, जो इंजाइम्स हमें बैसिलाई बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से मिला हुआ है, अगर हम उसे मक्के के आटे में डालते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सिरप मिलने वाला है। क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सिरप मिलेगा स्टूडेंट्स। Microbial enzymes are used in various industry like cheese, plant extract, textile, leather, paper। तो ये माइक्रोबियल एंजाइम्स हम कहाँ कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, ये चीज बनाने में यूज होता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब जब हम प्लांट से कुछ निकालते हैं, तो ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। देखो यहाँ से हमने फ्रूट में से निकाला है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एक टाइप से हमने प्लांट्स में से कुछ तो निकाला है, तो वहां पे भी वो माइक्रो। टेक्सटाइल कपड़े के इंडस्ट्रीज में, जैसे कि मैंने बोला डर्ट निकालने के लिए, तो टेक्सटाइल। लेदर, जहां पे लेदर इंडस्ट्री वहां पे भी। पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंक निकालने के लिए पेपर का, वहां पे भी वो यूज करता है। रिसाइकल में भी यूज होता है स्टूडेंट्स पेपर के। तो इस तरह से माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज होते हैं। माइक्रोब से बने हुए एंजाइम्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फूड मटेरियल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, केक्स, जूसेस आर अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड फ्लेवर्स, वेदर दिस कलर एंड फ्लेवर्स आर रियली डिराइव्ड फ्रॉम फूड। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, सो आपको सोचना है। अब हम आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या मालूम पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज़ करते हैं, और उसी चीज़ को बनाने के लिए हम कुछ माइक्रोब्स का भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड्स की जगह किस तरह से माइक्रोब्स ने ली है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं। सोर्स शुगर एंड बीट मोलासेस, अमोनिया सॉल्ट। शुगर बीट मोलासेस क्या होगा स्टूडेंट्स, बीट के जूस को हीट करने के बाद हमें ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मोलासेस, बीट का मोलासेस। अगर शुगर बीट मोलासेस और अमोनिया सॉल्ट के साथ हम अगर ये माइक्रोब मिलाते हैं, क्या है, ब्रेवी बैक्टीरियम, एक टाइप का बैक्टीरिया, और कॉरिनो बैक्टीरियम को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अजीनोमोटो। क्या बोलते हैं, अजीनोमोटो। पहले ये काम किससे होता था स्टूडेंट्स, पहले ये काम होता था इनके साथ हम अमाइनो एसिड को मिलाते, कौन से, एल ग्लूटामिक एसिड को मिलाते थे, तब जाके हमें अजीनोमोटो मिलता था। पर अब हम क्या करते हैं, हम ये बैक्टीरियाज को मिलाते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, हमें बैक्टीरियाज को मिलाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, शुगर मोलासेस सॉल्ट। शुगर मोलासेस के साथ अगर हम एस्पेरजिलस नाइचर को मिलाते हैं, एक टाइप का माइक्रोब है, अगर हम इसे मिलाते तो हमें क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स, ड्रिंक, टॉफीज और चॉकलेट्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, चॉकलेट्स मिल सकते हैं। पर पहले हम क्या करते थे, पहले हम उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते थे। क्या करते थे, साइट्रिक एसिड मिलाते थे, जब हम माइक्रोबायोलॉजी में इतनी स्टडी नहीं किए थे। तो पर अब हम क्या करते हैं, अभी हमें माइक्रोब्स मिलाते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, अभी माइक्रोब्स मिलाते हैं कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो स्टूडेंट्स। ग्लूकोज कॉर्न स्टिप लिक्वर। सो कॉर्न स्टिप लिक्वर क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉर्न को हम हीट करेंगे, फिर हमें कुछ तो सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कॉर्न स्टिप लिक्वर। तो ग्लूकोज कॉर्न स्टिप लिक्वर के साथ अगर हमने एस्पेरजिलस नाइजर माइक्रोब को मिलाया तो हमें क्या क्या मिल सकता है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम और आयरन मिलेगा, जो हम अपने बॉडी में ले सकते हैं हमारे फायदे के लिए। तो पहले हम वो ग्लूकोनिक एसिड मिलाते थे इनके साथ, तब जाके हमें ये मिलता था। बट अब क्या करेंगे, हम ये माइक्रोब्स को मिला देंगे इनके साथ, तो हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स।
आगे देखते हैं मोलासेस कॉर्न स्टीप लिक्वर। अब मोलासेस को और कॉर्न स्टीप लिक्वर के साथ अगर हमने लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी मिला दिया है तो हमें क्या मिलेगा, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन मिल सकता है और हमें कुछ विटामिन मिल सकते हैं अगर हमने माइक्रोब्स मिलाया है इनके साथ। बट हम पहले क्या करते थे, पहले हम लैक्टिक एसिड को मिलाते थे इनके साथ ताकि हमें ये सब मिल सके, नाइट्रोजन और विटामिन मिल सके स्टूडेंट्स। सो देख रहे हैं आप किस तरह से अमाइनो एसिड्स को माइक्रोब्स ने रिप्लेस कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम आगे एक और देख लेते हैं, मोलासेस कॉर्न स्टीप लिक्वर के साथ अगर हमने एस्पेरजिलस इटैकोनियस मिला दिया है, क्या किया, एस्पेरजिलस इटैकोनियस मिला दिया है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन। तो ये सब में हम इसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं, पेपर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, प्लास्टिक के लिए, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, इनके साथ हम इटेकॉनिक एसिड मिलाते थे, क्या करते थे, इटेकॉनिक एसिड मिलाते थे ताकि हम इसमें यूज कर सकें। तो ये सब आपको समझना है कि किस तरह से धीरे धीरे केमिकल्स की जगह माइक्रोब्स लेते गए हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से ये अमाइनो एसिड्स की जगह ये माइक्रोब्स ने लिया है हमारे अलग अलग यूजेस के लिए स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए, व्हाट इज द ज़ैंथन गम दैट इम्पार्ट्स थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप एक्सेट्रा। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, ज़ैंथन गम क्या होता है। तो ज़ैंथन गम मैं बता देता हूँ क्या होता है। ज़ैंथन गम ना हम आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स वगैरह में डालते हैं ताकि वो और थिक बन जाए, क्या हो जाए, और वो थिक बन जाए। तो इधर देखते हैं, दिस गम इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनास स्पीशीज। अब ज़ैंथन गम क्या होता है स्टूडेंट, ज़ैंथन गम होता है स्टार्च और मोलासेस को जब हम फर्मेंट करते हैं। मोलासेस आपको समझना है, किसी भी जूस को अगर हम हीट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मोलासेस स्टूडेंट्स। अगर हम स्टार्च और मोलासेस को फर्मेंट करेंगे, क्या करेंगे, फर्मेंट करें। फर्मेंट मतलब मैंने आपको पहले बोला था स्टूडेंट्स, फर्मेंट मतलब होता है बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स का यूज करके उसके मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो उसे हम फर्मेंट करते हैं कौन से माइक्रोब्स का यूज करके, ज़ैंथोमोनास माइक्रोब्स का यूज करके अगर हम उसे फर्मेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ज़ैंथन गम मिलेगा। किसे फर्मेंट करेंगे स्टूडेंट्स, हम स्टार्च एंड मोलासेस को स्टूडेंट्स। इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू द property like solubility in hot and cold water, high density etc। तो ये जो ज़ैंथन गम है स्टूडेंट्स, जो ज़ैंथन गम है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ के वजह से, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज है, वो कोल्ड वाटर में भी सॉल्यूबल हो जाएगा, हॉट वाटर में भी सॉल्यूबल हो जाएगा, हाई डेंसिटी वाले वाटर में भी ये सॉल्यूबल होता है, इसलिए इसका यूज बहुत है स्टूडेंट्स। It is used for the production of pigments, fertilizer, weedicides, textile pigment, toothpaste, high quality paper etc। तो किन किन चीज़ों के लिए यूज है, पिगमेंट्स मतलब टेक्सचर के लिए, खाने में हम टेक्सचर्स मिला सकते हैं, कलर ला सकते हैं, तो वो पिगमेंट्स के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर्स के लिए, वीडीसाइड्स, कुछ घास रहती है हमारे खेत में जो काम की नहीं रहती, उसे मारने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीड मतलब होता है वो अनयूजफुल घास जो रहती है, अनयूजफुल ग्रास रहते हैं ना, और वीडीसाइड्स मतलब जो उन ग्रास को किल करता है स्टूडेंट्स। टेक्सटाइल पिगमेंट मतलब कपड़ों के इंडस्ट्रीज में हम कलर लाने में यूज़ कर सकते हैं इनका, किनका स्टूडेंट्स, ज़ैंथन गम का। टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी पेपर, और हाई क्वालिटी पेपर जैसे कि आपका हो गया जेरोक्स पेपर वगैरह, तो वो सब क्या हाई क्वालिटी पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिया है जो हम माइक्रोब से मिलता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिए जो हमें माइक्रोब से मिलता है, और उन चीज़ों का काम क्या है, क्या है, उन चीज़ों का काम क्या है जो हमें माइक्रोब से मिल रहा है। तो पहला देखते हैं, साइट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड। तो हमें माइक्रोब से क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, साइट्रिक, मैलिक और लैक्टिक एसिड मिल रहा है। तो इन सब का काम क्या है, साइट्रिक, मैलिक और लैक्टिक एसिड का काम क्या है, टू इम्पार्ट एसिडिटी। क्या स्टूडेंट्स, टू इम्पार्ट एसिडिटी। हम जहां भी इन माइक्रोब्स को मिलाएंगे जो ये सब प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, साइट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड, तो वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और वहां पे एसिडिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। सेकंड देखते हैं, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। तो कुछ बैक्टीरिया क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। इनका काम क्या है स्टूडेंट्स,
प्रोटीन बाइंडिंग का। क्या काम है स्टूडेंट्स? प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब किसी चीज में अगर प्रोटीन है तो क्या करेंगे, उस प्रोटीन्स को बाइंड कर करके वहां पे एक थिक स्ट्रक्चर बना लेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? थिक स्ट्रक्चर बनाए। तो ये सब का काम है स्टूडेंट्स। नाइसिन एंड नेटामाइसिन, नाइसिन एंड नेटामाइसिन क्या करेंगे? माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर बनाएंगे। माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर क्या होता है? माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर मतलब होता है स्टूडेंट्स वो हमारे डीएनए में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब वो हमारे डीएनए में ऐसा तोड़ सकते हैं और वहाँ पे दूसरा कोई जीन्स भी लगा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टर का काम क्या होता है? वो हमारे डीएनए में क्या करेंगे? ऐसा तोड़ देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? ब्रेक कर सकते हैं वो हमारे डीएनए को, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टर। तो वो काम कैसे हो सकता है? माइक्रोब से हो सकता है। माइक्रोब्स क्या बनाएंगे? नाइसिन और नेटामाइसिन बनाएंगे स्टूडेंट्स। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 और विटामिन बी। तो बहुत सारे माइक्रोब्स एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, B12 और B2 बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनका काम क्या है? इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन का काम होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन को रोकेगा स्टूडेंट्स। तो ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन। बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन्स, जेंथिन्स, ल्यूटिन्स। तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रोब्स बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन्स, जेंथिन्स, ल्यूटिन्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, जिनका काम क्या होता है? कलर बनाने का। एडिबल कलर मतलब खाने लायक कलर। आप जलेबीज में जो कलर डालते हैं, मंचूरियंस में जो कलर डालते हैं, वो इन सब बैक्टीरियाज के, ये सब बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये सब चीजें बनाएंगे। कुछ बैक्टीरियाज क्या करेंगे? बीटा कैरोटीन बनाएंगे, लाइकोपिन बनाएंगे, जेंथिन्स बनाएंगे, ल्यूटिन बनाएंगे, जो क्या है? एक टाइप के एडिबल कलर्स है, खाने लायक कलर्स होंगे स्टूडेंट्स। कुछ बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे और ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। ये क्या है स्टूडेंट्स? इमल्सीफायर का काम करेंगे। इमल्सीफायर का काम, इमल्सीफायर क्या होता है स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये एक पॉट है स्टूडेंट, जिसमें क्या है? आपने ऑयल भरा है और वाटर भरा है। तो ऑयल क्या होगा? ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी क्या है? कम है। तो ऑयल क्या ऊपर फ्लोट होगा। इमल्सीफायर क्या होगा स्टूडेंट्स? इमल्सीफायर का काम क्या है? ये ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि हमें इसमें ऑयल और वाटर मालूम ना पड़े। तो ये किसका काम है स्टूडेंट्स? ये पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स का काम है इमल्सीफायर का। पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाएगा? माइक्रोब्स बनाएंगे हमारे। और देख लेते हैं, वैनिलीन, इथाइल ब्यूटाराइट, पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ये सब है जो हमारे माइक्रोब्स बनाने वाले, उनका काम क्या है? इंसेंस। इंसेंस मतलब होता है स्टूडेंट्स परफ्यूम वगैरह में जो खुशबू आती है ना, जो चीज़ें, तो वो उन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। और ये सब चीज़ें कौन बनाएगा? हमारे माइक्रोब्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ज़ाइलिटोल, एस्पेर्टेम। तो ज़ाइटिलॉल और एस्पेर्टेम का काम क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब सक्रीन वगैरह हो गया ना स्टूडेंट्स, जिसमें कैलोरीज नहीं होती, जो डायबिटीज के पेशेंट्स भी लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कौन बनाएगा स्टूडेंट्स? ये सब हमारे माइक्रोब्स बनाएगा। और इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं हमारे माइक्रोब्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।